जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एलडब्ल्यूआर में। तो मैं लेकर आ गया हूं एसएससी सीजीएल का जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उम्मीद करूंगा हम लोग जितने पीछे पढ़े हैं ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक, उन सभी का आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिवीजन कर पा रहे हो और नोट्स बना भी रहे होगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिस सेट की ओर, तो क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बढ़ेगा ही। तो जो नए स्टूडेंट जो प्रैक्टिस सेट में जो ऐड हो रहे हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट को कवर करते आएँ। ठीक है, और बाकी इस क्लासेस का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। दिल्ली के एक सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। कहाँ किया? दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करके दक्कन पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यह निर्णय बाद में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ध्वस्त सिद्ध हुआ। यह निर्णय किसने लिया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर मुझे बताओ। पहले बताओ मुझे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बताओ। तो ये है तुर्कान, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान या चिहलगानी की स्थापना। ठीक, चिहलगानी। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था टंका, टंका सिक्के। टंका किसे कहा जाता है? चांदी के, चांदी के सिक्के को टंका नाम दिया था। ओके, और तांबे को सिक्के को जीतल, तांबे के सिक्के को जीतल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के बारे में मुझे बताओ, अलाउद्दीन के बारे में कुछ विशेषता। तो ये लिखना, बाजार, बाजार और बाजार और सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, बाजार और सैन्य सुधार के बारे में इसे जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और एक याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही साम्राज्य विस्तार। क्या? साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। तो इसे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक, ठीक, शासनकाल यहाँ पर लिखा है। कौन से वंश से था? तुगलक वंश से था। कौन से वंश से? तुगलक वंश से। उसके पिता क्या नाम थे? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था जौना खान, जौना खान या उलुग खान भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, स्थानांतरण का प्रयास किया, लेकिन पुनः दिल्ली आना पड़ा। इसे कहाँ आना पड़ा? दिल्ली पुनः आना पड़ा। प्रमुख कार्य के बारे में बात करें हम लोग, तो राजधानी परिवर्तन याद रखना, सांकेतिक मुद्रा याद रखना, और दबाव में कर वृद्धि, और दीवान एक कोही की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विशेषता की बात करें तो अत्यंत विद्वान, मतलब बहुत पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। मतलब शासन मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पढ़ा लिखा शासन है। ठीक है ना, और लेकिन अधिकांश योजनाओं में असफल रही है। ठीक, इतिहासकारों के अनुसार विरोधाभासी व्यक्तित्व था इसका, झगड़ालू प्रवृत्ति का था। मृत्यु कब हुआ? 1351, मतलब 1351 में, 1351 ईस्वी में, ठड्डा संधि में, ठड्डा संधि में। इसके उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी मुझे बताओ। फिरोज शाह तुगलक बना। मोहम्मद बिन के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बना फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड एवरीवन। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? हु वाज द एमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एलोंग विद गोपाल कृष्ण गोखले? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है नाटेश अप्पाजी द्रविड़, या ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ जी मुझे। ऑप्शन नंबर बी, नटेश अप्पाजी द्रविड़, नटेश अप्पाजी द्रविड़। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखो कुछ सोसाइटी है, महत्वपूर्ण संस्था या सोसाइटी बोल सकते हो, और इधर संस्थापक है और इधर उसकी स्थापना वर्ष है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बताओ। राजा राम मोहन राय, कब? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? आत्माराम पंडुरंग, 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति ज्योतिराव, मतलब ज्योतिबा फुले याद रखते हो 1873 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
रामकृष्ण गोखले के बारे में बताओ मुझे, मतलब रामकृष्ण मिशन, तो इसका स्थापना कौन किया था, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में। 1897 में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद याद रखना थियोसोफिकल, क्या ये लिखा है यहाँ पर देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी, तो किसके द्वारा संस्थापक कौन है इसके? मैडम एच पी ब्लवात्स्की एवं कर्नल एच एस ऑलकोट। कब किया? 1875 में। 1875 में। देव समाज, देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। 1887 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद लिखना संस्था है रहनुमाई मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा, इसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड करेंगे एवरीवन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सन 1765 के बाद बंगाल में स्थापित दोहरी शासन प्रणाली डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है कंपनी के पास दीवानी राजस्व अधिकार थे, जबकि नवाब के पास निजामत प्रशासन एवं न्याय के अधिकार थे। ऑप्शन नंबर बी है नवाब के पास दीवानी अधिकार थे और कंपनी के पास निजामत अधिकार थे। ऑप्शन नंबर सी है दीवानी और निजामत दोनों अधिकार नवाब के पास थे। किसके पास थे? नवाब के पास थे। वही ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दीवानी और निजामत दोनों अधिकार कंपनी के पास थे। तो बताओ मुझे ये कब हुआ बंगाल में स्थापित दोहरी शासन प्रणाली? तो याद रखना 12 अगस्त 12 अगस्त 1765 में। 1765 में। डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखना आप लोग। ठीक। तो मुझे बताओ शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कंपनी के पास दीवानी राजस्व अधिकार थे, जबकि नवाब के पास निजामत प्रशासन के एवं न्याय के अधिकार थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड करेंगे एवरीवन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेशन लॉ लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76। ऑप्शन बी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन 1985। या ऑप्शन नंबर डी है 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1891। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, मतलब नहीं होगा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है, देखना, वोटिंग का एज वाला है, वोटिंग वाला इलेक्शन से संबंधित है। एज एज फ्रॉम एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, 18 ईयर रिड्यूस। 61वां संविधान संशोधन, ये 18 वर्ष से, मतलब पहले मतदान की जो आयु थी ना वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ 18 वर्ष हो गया, 18 वर्ष, लेकिन पहले कितना था 21 वर्ष। और कब हुआ? 1989 में। 1989 में। 42वां संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में लिखना, क्या लिखोगे जी बताओ? मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम बता, पीएम पीएम थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। 44वां संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताओ। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो कब हुआ? 1978 में। 1978 में। और ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रीड एवरीवन। राष्ट्रीय बीज नीति नेशनल सीड्स पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? मतलब इन विच ईयर वाज द नेशनल सीड्स पॉलिसी लॉन्चेड लॉन्च्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उच्च गुणवत्ता वाले बीज लिखना, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, छठवा है क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग विशेष रूप से संघ की कार्यपालिका यूनियन एक्सिक्यूटिव से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 3 मौलिक अधिकार संबंधित है, बिल्कुल सही है भाई। भाग 2 संबंधित है, ये मतलब भाग 4 पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। भाग मतलब पार्ट 5 है संघ द यूनियन, और पार्ट 6 है राज्य, मतलब द पार्ट ऑफ 6 है राज्य से संबंधित मतलब द स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 संबंधित है मतलब पार्ट 5 संघ से संबंधित है। बाकी इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर, आप लोग रिकॉल करना एक बार। तो हम लोग नाउ द नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ख्याल शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है विचार कल्पना, ऑप्शन सी है डांस नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है राग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विचार या कल्पना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेवेंथ का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 रीड एवरीवन। गंगाईकोंड चोलपुरम को किस चोल शासक ने राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन है राजराज चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र चोल प्रथम, या ऑप्शन नंबर सी है कुलोत्तुंग चोल प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी है प्रतांग प्रतांग चोल प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर मुझे बताओ ऑप्शन, एक सेकेंड। हाँ हाँ, जस्ट होल्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल प्रथम। तो इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको हम लोग एक बार देखेंगे स्लाइड की ओर में। देखो इधर रीड करो सभी लोग। तो राजेंद्र चोल प्रथम शासनकाल है 1014 से 1044 ईस्वी। ठीक है, शॉर्ट समरी यहाँ पर जो मेंशन है। शासनकाल है जो कि लिखा है पढ़ लो। वंश कौन से? चोल वंश। पिता राजराज चोल प्रथम, पिता का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, फादर कौन थे इसके? राजराज चोल प्रथम जी। ठीक। राजधानी गंगाईकोंड चोलपुरम, नई राजधानी है। ठीक है। उपाधि गंगाईकोंड चोल। प्रमुख उपलब्धियां गंगा तक विजय अभियान, श्री विजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, गंगाईकोंड चोलेश्वर मंदिर का निर्माण। विशेषता बताओ। विशेषता शक्तिशाली नौसेना का विकास और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल प्रभाव का विस्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपनी चित्रकलाओं और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है अजंता गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी है अमरावती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? वघोरा रिवर नदी। ओके। अजंता की गुफा लिखना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं टोटल? गुफा की बात करें तो हम लोग 30 टोटल, कितनी है? 30। और एक याद रखना, वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो डाटा बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड एवरीवन। मौखरियों द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने धीरे धीरे उत्तरी भारत में राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान लिया? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कन्नौज होगा, कन्नौज। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। लगा लो अपने कॉपी पर 3 स्टार इसके, और नोट डाउन कर ही लेना। ठीक। तो कौन से के लिए गए थे बताओ? पहले मुझे बताओ हंटर कमेटी की स्थापना बताओ। हंटर कमेटी
1882 में। साइमन कमीशन के बारे में बताओ। साइमन कमीशन तो ये है 8 नवंबर 1927 में। कितने सदस्य थे? 7 मेंबर्स। ठीक। और मुझे बताओ सैडलर आयोग ये कब हुई? इसकी स्थापना 1917 से 1919 में 1919 में। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बेल्बी आयोग। बेल्बी आयोग कब? 1897 में। 1897 में। नाउ द नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं हाथ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रीड कीजिएगा एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा के प्रभाव को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? क्वेश्चन नंबर है 12, आपातकाल को कौन से मतलब अनुच्छेद में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है? तो मतलब ऑप्शन है 352 अनुच्छेद 352 है। तो बताओ किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड एवरीवन। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और ऊर्जा की बचत करना। ऑप्शन नंबर सी है कोयला उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और ऊर्जा की बचत करना। बाकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, और है ना, बहुत मेहनत लगती है, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी आप लोग समझदार हो, और जो बच्चे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग स्टार्टिंग क्लास से देखते आइए क्लासेस को, ताकि आप लोग को समझ आएगा। क्योंकि हम लोग कौशल का लेवल बहुत इंक्रीज कर चुके हैं, मतलब हाई कर चुके हैं, है ना। अगर आप लोग पढ़ोगे अरे बाप रे ये क्या पढ़ा रहा है बोल दोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी क्लासेस कैसी लगती है कमेंट करना भाई, अपना फीडबैक जरूर देना, मुझे भी मोटिवेट करना, ताकि मैं भी अपने टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14th है, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा, कहाँ से? ओडिशा के मंदिरों से हुई है, और यह प्रायः राधा कृष्ण भगवान के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ से है? टीएन, भरतनाट्यम मतलब टीएन, भरतनाट्यम टीएन तमिलनाडु। कुचिपुड़ी एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ओडिशा से ओडिसी। कथक कहाँ से? कथक मुझे बताओ। यूपी, यूपी मतलब उत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इधर देखो ओडिसी नृत्य से। बाकी हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस को कवर करते जा रहे हैं, और उसी प्रकार लोक नृत्य को भी कवर कर रहे हैं। तो बाकी क्लासेस को लाइक करना, ठीक, शेयर करना नए दोस्तों को। हम लोग देखते हैं अभी उड़ीसा के बारे में। ओडिसी कौन से स्टेट से संबंधित है? ओडिसी प्राचीन नाम है ओड्र नृत्य। मुख्य सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण एवं वैष्णव भक्ति। प्रमुख मुद्राएं हैं त्रिभंगी, सिर, कमर और घुटनों का 3 मोड़ों वाला आसन तक, तथा चौका। प्रमुख ग्रंथ है नाट्य शास्त्र एवं अभिनय चंद्रिका। नाट्य शास्त्र के लेखक बताओ। लेखक ऑथर, तो यह भरत मुनि जी। पारंपरिक कलाकार महारी देवदासी एवं गोटिपुआ परंपरा। प्रमुख मुख्य वाद्य है मर्दाला, बांसुरी, मंजीरा और वीणा। ओके, वेशभूषा याद रखना, रेशमी साड़ी, चांदी के आभूषण, सिर पर तहिया और मुकुट। प्रमुख गुरु है गुरु केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, देव प्रसाद दास, मायाधर राउत। मान्यताएं हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक माना जाता है इसे, ठीक। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये,
LWR करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और सेव कर सकते हो, बाकी रिवीजन कर ही लोगे आप लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं हाथ से अगले क्वेश्चन की, नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 15 है, रीड एवरीवन, रीड करेंगे सभी लोग। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 का भारत की आर्थिक वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब 1990 के जो दशक में आर्थिक सुधार हुए थे, उस पर भारत की आर्थिक वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ा, इसे पूछ रहा है हमसे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस टाइम बताओ मुझे, पीएम बताओ, पीएम, पीएम कौन थे? तो ये थे नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जी, ठीक। और फाइनेंस मिनिस्टर बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था बताओ मुझे। तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे बताओ पहले प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी। कब से मनाया जाता है ये बताना आप लोग। और 9 जनवरी 2015 को जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत लौटे, तो उसी के लिए मनाए जाते हैं राष्ट्र, मतलब भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 2015 को ही क्या बोलना चाहिए, अपने महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर है, मतलब अगला है, देखो महत्वपूर्ण दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, किसकी याद है आप लोग कमेंट करना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 मार्च को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसी प्रकार 7 अप्रैल, सॉरी सॉरी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। उसी प्रकार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस की थीम मुझे बताओ अभी अभी की 2026 में जो हुआ ना अभी लेटेस्ट, उसके करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप लोग कमेंट करना या रिकॉल करना अपने दिमाग पर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। और हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा है हिंदी हमारी, राजभाषा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लेट की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के प्रमुख एक नरमपंथी नेता थे? मुझे बताओ नरमपंथी के नेता बताओ मुझे पहले, नरमपंथी के नेता, नरमपंथी के नेता थे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, एक हो गया। उसके बाद लिखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक याद रखना मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय जी, नरमपंथी के थे, ठीक है। उसी प्रकार गरमपंथी मुझे बताओ, गरमपंथी, गरमपंथी की बताओ, गरमपंथी के नेता। तो ये हैं आपके गरमपंथी के नेता, गरमपंथी के नेता कौन होंगे बताओ। तो इसका बताओ जी क्या बोलना चाहिए अपने को यार। नरमपंथी क्या है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लेकिन हमसे पूछा क्या है, नरमपंथी पूछा है, नरमपंथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 18 है, कृष्णा नदी, कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी कहाँ से निकली है बताओ उद्गम? ये महाराष्ट्र से। और मोहना बताओ, मोहना, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसकी लंबाई बताओ मुझे, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूहों तक में विस्तृत है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिहार कहा जाएगा, बिहार नहीं जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, केरल, गोवा भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लगी है। ठीक है, प्रमुख हम लोग नदियाँ देखेंगे अगले स्लाइड में, तब तक के हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड है, देखो यहाँ पर है प्रमुख नदी बेसिन। प्रमुख नदी बेसिन इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक, गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ बेसिन उत्तर भारत में फैला हुआ है। ठीक, सिंधु नदी बेसिन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिंधु नदी बेसिन उसी प्रकार मुख्यतः इसकी कौन सी बात याद रखना, जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र भारत का पश्चिमी बेसिन है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में याद रखना, पूर्वोत्तर भारत, असम आदि भारी वर्षा एवं बाढ़ क्षेत्र। गोदावरी बेसिन के बारे में याद रखना, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। कावेरी बेसिन तमिलनाडु और कर्नाटक चावल उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और अपना नोट्स बना रहे हो ना भाई, जैसे कि आप मूवी की तरह थोड़ी देख रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा भाई। मैं इसी में ना, मतलब मैं ही सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग उसकी मतलब नहीं कर रहे हो। आपको अपना हाथ भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है, तभी आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे एग्जाम टाइम में। ठीक, तो कावेरी नदी के बारे में पढ़ा है ना, कावेरी नदी है तमिलनाडु, कर्नाटक और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा बेसिन के बारे में याद रखना, मध्य भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ताप्ती तापी नदी बेसिन के बारे में याद रखना, नर्मदा के समानांतर पश्चिमी की ओर बहती है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। हीराकुंड जो बांध है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीराकुंड जो बांध महानदी पर बना है, महानदी पर। कहाँ, संबलपुर में। संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में है, आपके उड़ीसा में। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड एवरीवन। द मैंगो सीजन, द मैंगो सीजन पुस्तक के लेखिका कौन है? द मैंगो सीजन की पुस्तक के लेखिका कौन है? अमूल्य मलांदी, अमूल्य मलांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता है और रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला पहला प्रथम भारतीय है? तो कौन है आपका, आपके बताओ, कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार। तो यह 66 केजी की संबंधित है, 66 केजी से संबंधित। ओके, और याद रखना, बीजिंग, बीजिंग में, बीजिंग बीजिंग ओलंपिक में कब हुआ था? 2008 में, 2008 में ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और उसी प्रकार 2012 में, 2012 के लंदन ओलंपिक, कहाँ, लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार बताना मुझे बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया है आपके अर्जुन अवार्ड, अर्जुन, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड पाने वाले। अर्जुन अवार्ड कब मिला? 2015 में, 2015 में। पीएस मतलब पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला इसे? अर्जुन पुनिया को 2019 में, 2019 में, 2019 में। ओके, टोक्यो याद रखना, टोक्यो में, टोक्यो में 2020, टोक्यो 2020 में कंस्य पदक, कंस्य पदक, कंस्य मेडल, कंस्य मेडल, कंस्य मेडल, इतना बचा रखना। ओके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बोल रहे हो सर, आप लोग, सर आप तो फालतू की बातें नहीं करते, बहुत डाटा डिलीवर कर देते हो। मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं किसी के फालतू बात नहीं, मतलब फालतू बात नहीं करता, आता हूँ कंटेंट डिलीवर करता हूँ, चला जाता हूँ। बाकी आप लोग कह रहे हो कि भाई एंटरटेनमेंट, बाकी मैं भी लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें हम लोग एंटरटेनमेंट भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, 21 है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद में, हैदराबाद में, हैदराबाद। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, रीड एवरीवन। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अशोक, अशोक सम्राट अशोक। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 है, फुगड़ी, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जैसा कि हमेशा की तरह मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हम लोग पहले साउथ इंडिया का कवर करने वाले हैं, जितना भी लोक नृत्य है। तो हम लोग ने आंध्र प्रदेश का बचाया लोक नृत्य में, साउथ इंडिया का। और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करें फुगड़ी। तो फुगड़ी जहाँ से है उसके पूरे राज्य के बारे में हम लोग कवर कर देंगे। तो 23 का आंसर होगा, एक सेकेंड, 23 का आंसर होगा, फुगड़ी कहाँ से है? फुगड़ी, 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 फुगड़ी रे फाफा कहाँ से है? गोवा से, कहाँ से? गोवा से। नाउ द नेक्स्ट वन, ये है आपके गोवा राज्य से संबंधित है, जितने भी लोक नृत्य है गोवा के, आप लोग देख सकते हो। गोवा विशेषता भी है, इधर लोक नृत्य है, इधर मुख्य तथ्य है। फुगड़ी गोवा का सबसे लोकप्रिय महिला नृत्य गणेश चतुर्थी व्रत एवं धार्मिक अवसरों पर किया जाता है।
महिलाएं वृत्त बनाकर गाती और नृत्य करती है। ठीक। डालो डालो महिलाओं द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य डांस मुख्यतः कृषि उर्वरता और लोक देवताओं से संबंधित। यह प्रायः जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। कब से, कौन से मंथ में? जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मांडो, मांडो कहाँ से है? गोवा से है। गोवा का प्रसिद्ध नृत्य संगीत नृत्य है, देख सकते हो जाकर, यहाँ पर ये मेंशन है। इसमें पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का मिश्रण दिखाई देता है। प्रेम, सामाजिक जीवन और लोक कथाओं प्रमुख विषय हैं। देखनी, देखनी नृत्य कहाँ है? गोवा से है। गोवा का अर्थशास्त्रीय लोक नृत्य है। हिंदू एवं ईसाई संस्कृति का सुंदर समन्वय इससे मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत करती है। ओके। घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी कहाँ से है? तो ये है आपका गोवा से। योद्धाओं का लोक नृत्य घोड़े की आकृति वाले परिधान बनाकर, मतलब पहनकर किया जाता है। मराठा सैनिकों की वीरता का प्रतीक। कुड़बा नृत्य, कुड़बा नृत्य यह गोवा की कुड़बी जनजाति, कौन सी जनजाति? गोवा की कुड़बी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। कृषि और ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। धांगड़ा नृत्य, धंगड़ नृत्य, यह धांगड़ चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भगवान शिव और ग्रामीण जीवन से संबंधित। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट। गोफ, गोफ रंग बिरंगे फीते का उपयोग किया जाता है इसमें। गोफ नृत्य में फसल कटाई और बसंत उत्सव पर से जुड़ा हुआ है। मुसल नृत्य, मुसल नृत्य डांस, मुसल डांस किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें लकड़ी के मुसल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये स्लाइड बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। तो हम लोग बढ़ते हैं हाथ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, देखो, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो हम लोगों तो तमिलनाडु कर लिया, कर्नाटक कर दिया, उड़ीसा के बचा है क्योंकि साउथ इंडिया में नहीं आता। ये है वीर नाट्यम, आपके आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है। तो हम लोग अभी साउथ इंडिया का सिर्फ बाकी कौन सा था आपका, कौन सा बाकी था? आंध्र प्रदेश से था। और बाकी हम लोग सभी के लोक नृत्य कर चुके हैं कवर, तो इसे भी कवर कर देंगे आज। चलो इधर देखो, एपी लिखो, एपी, और इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आंध्र प्रदेश लोक नृत्य, और इधर मुख्य तथ्य है वीर नाट्यम भगवान शिव से संबंधित युद्ध लोक नृत्य है। धिमसा जनजातीय नृत्य मुख्यतः अराकू क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। लंबाड़ी, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश से है। बंजारा समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कोलाटम डांडियों के साथ किए जाने वाला नृत्य, डांडिया के समान। बुर्रो कथा, बुर्रो कथा, बुर्रा कथा लोक कथा, इतिहास और धार्मिक कथाओं पर आधारित लोक नाट्य शैली। बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू, इसमें कौन सी विशेषता है इसके प्रमुख तथ्य? तो बड़े रंग बिरंग मुखौटों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है, डांस है, ठीक है। और तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू ढोल आधारित ऊर्जावान लोक नृत्य है। गरगालू धार्मिक अवसरों पर सिर पर कलश रखकर किया जाने वाला नृत्य है। तो ये तो यहाँ तक हो गया आप सभी के लिए साउथ इंडिया कंप्लीट, मतलब साउथ इंडिया की जितने भी आप सभी के लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनने वाले, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट में 2 राज्य के लोक नृत्य को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन होता है, और बाकी कमेंट करना नहीं करना आपकी मर्जी है। बाकी मैं अपना जो ड्यूटीज़ है मैं एकदम ईमानदारी के साथ करता हूँ, निभाता हूँ। और बाकी क्लासेस कैसे लगी फीडबैक देना, ताकि मैं भी अपने टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, और इसका आंसर कमेंट करना नहीं भूलना। बाकी मिलेंगे हम लोग नए प्रैक्टिस में, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।